स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो बायोलॉजी की क्लासेस है वो मुख्य रूप से 11th-12th बायो के लिए मेन जो है उसका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझना चाहिए उसके लिए ये हमारा सेशन है। मैं बात करती हूँ सबसे पहले जीव विज्ञान। चूंकि 11th में बच्चे नए नए आते हैं, जीव विज्ञान विषय लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन उन्हें जीव विज्ञान के बारे में जो जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी, वो नहीं होती है। तो हम आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान किन शब्द से मिलकर बना है? हम कहते हैं हमने बायोलॉजी लिया है, लेकिन बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोस जिसका अर्थ है लाइफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीवन। लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, जिसे हम कहते हैं अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना या जीवन का विज्ञान ही बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना, उसे भी हम कह सकते हैं बायोलॉजी। अब जो हमारे जीव विज्ञान है, उनके जनक मतलब उनके जो फादर है, फादर ऑफ बायोलॉजी, उसे हम कहेंगे अरस्तु। ये ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाते हैं। इस शब्द का प्रतिपादन मतलब जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने, ये नाम भी आप याद रखें। अब है जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। आज की कंडीशन में तो जीव विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पहले के समय में दो मुख्य ब्रांचेस जो है हुआ करती थी, बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जहां पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को कहते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, और जहां जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है जूलॉजी या जंतु विज्ञान। अब जो है मेन दो ही है, उसके अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं। तो मुख्य शाखाएं देखिए आप, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु ही है, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव 12th के बाद आप कहीं भी कोई एग्जाम देते हैं, उनके लिए नाम आपको याद रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, इस शब्द का प्रतिपादन लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया, और इसकी दो शाखाएं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जिसके जनक कौन है? अरस्तु है, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी जिसके जनक थियोफ्रेस्टस है, और इसमें हम सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब चूंकि हमें जीव विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं कि जीव जगत जो है पूरा संपूर्ण जीव जगत, उसको कितने जगत में बांटा गया है, द्विजगत भी है, 5 जगत भी है ना। तो अब वो सब पढ़ने से पहले कुछ ऐसी तकनीकी शब्दावली है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बच्चों को समझना अति आवश्यक है। उसके बाद ही हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम बात करें कोशिका। कोशिका आप समझते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, उसी से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। और कोशिका जो होती है उसके बाद में कोशिकाओं का समूह, कोशिकाएं जो आपस में मिलती जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका, उससे दो कोशिका, 3, 4, 5 ऐसे जब मिलती गई तो ये मिलके बनाती है ऊतक। ये मिलके बनाएगी ऊतक, है ना। अब ये जब कोशिका होती है तो इस कोशिका से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो तरह के प्राणियों का निर्माण होता है। तो एक कोशिकीय का अर्थ होता है कि जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ हो, जैसे अमीबा एक कोशिकीय है, तो एक कोशिकीय में क्या होता है, विभेदन नहीं होता कि जितनी भी कार्य की उसकी, चाहे वो श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, उसको करने के लिए उसमें अलग अलग किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं होते, इसलिए उस प्राणी को कहा जाता है एक कोशिकीय। अमीबा इसका अच्छा उदाहरण है। बहुकोशिकीय हम आपके सामने बहुकोशिकीय में कि हमारे शरीर में हर अंग जो होता है वो अलग अलग कार्य करता है, मतलब हमारे इसमें कोशिकीकरण पाया जाता है, और हमारी बॉडी में अलग अलग जो है प्रणालियां हैं, सबके सिस्टम अलग अलग है, और इसलिए हम कहलाते हैं बहुकोशिकीय या हम उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो बहुकोशिकीय में मनुष्य सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर उसके बाद में बात होती है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का अर्थ होता है प्राथमिक, अविकसित, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंतर्गत ऐसी कोशिका जो पूरी विकसित नहीं है, जिसमें कोशिकांग नहीं है पूरी तरह विकसित, और केंद्रक जो है वो इसका केंद्र की झिल्ली के अंदर बंद नहीं है, खुला है, केवल उसमें जो उसका मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए जो भी, वो खुला रहता है। तो जीवाणु कोशिका आती है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। यदि चित्र में पूछा जाए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बताइए, तो आपको ये जीवाणु कोशिका का चित्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है।
इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप यहाँ देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल केंद्रक जो है वो डीएनए ऐसा एक धागेनुमा संरचना के रूप में रहता है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसका उदाहरण न्यूरॉन कोशिका। उसके बाद बात करते हैं हम यूकैरियोटिक। पादप कोशिका देखी आपने, जंतु कोशिका देखी है ना, उन सब में जो जितने भी विकसित होते हैं, विकसित जो होते हैं जीव, उन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो। अब बात आती है आवृत बीजी अनावृत बीजी। आवृत बीजी अनावृत बीजी। आवृत, आवृत से आप समझ लीजिए अर्थ इसी में छुपा हुआ है, आवरण वाले ऐसे बीज आवृत जिनमें की आवरण पाया जाता है। एंजियोस्पर्म, इनको इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी मतलब ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है या जो फलों के अंदर रहते हैं। जैसे आपने सेवफल देखा है, सेवफल जब हम खाते हैं, जामफल हम खाते हैं, तो उसके अंदर बीज रहता है। इसका एक एग्जांपल जैसे आपने देखा है इमली, है ना, आपने इमली देखी, इस इमली के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं वो बीज पाए जाते हैं, मतलब ये बंद है फल के अंदर, तो इसलिए कहलाएगी आवरण वाली और इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। इनकी विशेषता होती है कि इनमें पुष्प भी होते हैं। जबकि अनावृत बीजी, अनावृत बीजी आगे बहुत यूजफुल है आपके लिए। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, इसमें आवृत बीजी का उदाहरण हो गया इमली है, सेवफल है, अनार है, क्योंकि सब फल के अंदर बंद रहते हैं, इसलिए वो कहलाएगी आवृत बीजी। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊंगी मैं आपको। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम पढ़ते थे तो कॉपी किताब के अंदर हम जो है इस प्रकार की एक संरचना रखते थे। आप देखिए जिसे हम कहते हैं विद्या, विद्या भी कहते हैं, इसका जो है बायोलॉजिकल नेम थूजा है ना। ये इसका जिम्नोस्पर्म का अनावृत बीजी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें आप यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आपको इसके जो बीज होते हैं ये नग्न बीजी होते हैं, खुले नग्न बीजी होते हैं। ये फल के अंदर बंद नहीं रहते, यहीं पे इसका जो है निर्माण होता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें पुष्प भी नहीं होते, पुष्प भी नहीं रहेंगे और फल भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट बीज यहाँ लगे रहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं नग्न बीजी। और ये सबसे अच्छा उदाहरण है, हमारे स्कूल विद्यालय में भी लगा हुआ है, सभी जगह लगा रहता है। इसको जिम्नोस्पर्म या फिर नग्न बीजी या फिर अनावृत बीजी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सामान्य नाम है वो हम कहते हैं विद्या, और बाकी इसको थूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका उदाहरण हुआ। फिर उसके बाद में जो है हम देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, अब एक बीजपत्री का एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एक बीजपत्री में हम जब देखते हैं कि एक बीजपत्री में आप घर में गेहूं, चावल, है ना, मक्का, ज्वार, ये इस तरह से, जैसे आपने ये मक्का है, ठीक है, यही यहाँ पे एक छोटी सी ज्वार है, ये गेहूं है, इनको हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। जिन बीज को हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते वो सब एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, इनको हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो सब एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री चना, मटर, है ना, सोयाबीन, जितनी भी दालें, जैसे ये इमली है, इस इमली में भी अंदर आपने देखा होगा कि हम खेलते हैं, कंचे से खेलते हैं, इसके अंदर कंचा निकलता है और उससे हम खेलते हैं इससे, तो इसको भी यदि हम निकालेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड होगा। इसी तरह से आप जो है ये कुछ मटर के दाने हैं, है ना, इन मटर के दानों को देखिए, दाल वाले पौधे, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, जितने भी समस्त दालें, वो समस्त दालें द्विबीजपत्री में आती है, क्योंकि इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो द्विबीजपत्री मतलब दाल वाले पौधे, ऐसे ध्यान रखें। डाइकॉट, डाइकॉट मतलब इनको देखो कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे सपोज कीजिए चना है, ये चना, इसको हमने यहां से डिवाइड किया, तो एक कोटिलीडन तो इसका ये वाला, मतलब एक बीजपत्र ये और दूसरा बीजपत्र ये, तो इसमें कितने बीजपत्र हो गए? दो हो गए। तो दो बीजपत्र होने के कारण ये कहलाएगा द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री का भी ऐसे याद रखें, द से दाल वाले, समस्त दाल वाले द्विबीजपत्री में आते हैं। और आवृत बीजी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एनजीओ और आवृत में, इसको ऐसे ध्यान रखें, अ से ध्यान रखें आवृत, आ से एनजीओ, आ से एनजीओ, तो भूलेंगे नहीं, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी, तो आपको याद रहेगा। बाकी जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, है ना। अब एक बीजपत्री हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। अब एक लिंगी और द्विलिंगी,
एक लिंगी और द्विलिंगी का पुष्प में, पौधों में, सब में जानना आपका जरूरी है। जैसे आपको बता दूं मैं कि मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का अर्थ ये होता है कि हमारे इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होती है। एक में नर जननांग होते हैं, एक में मादा जननांग होते हैं। ऐसे पुष्प में भी होता है, ऐसे जंतुओं में भी होता है। द्विलिंगी जंतु बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जनरली एक लिंगी होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, चूहा, सब कैसे एक लिंगी है, क्योंकि उनमें नर अलग होती है, मादा अलग होती है। लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केंचुए का। ये केंचुआ देखिए आप, ये केंचुआ जिसे हम कहते हैं अर्थवर्म, ये केंचुआ एक द्विलिंगी प्राणी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें जो है इसके इसी में पूरे शरीर के अंदर ही इसी में इसके जो है 14वें खंड में मादा जननांग पाए जाते हैं और 16 या 17वें खंड में इसमें नर जननांग होते हैं। तो नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है द्विलिंगी, इसे कहा जाता है द्विलिंगी। और जैसे मनुष्य, हम आपके सामने हम जो है एक लिंगी है। अब आप देखिए जैसे एक फ्लावर है, इस फ्लावर में आप देखिएगा, इस फ्लावर में आपको दिखाई दे रहा है ये पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, ये इसके पुष्प के नर जननांग है, ये सब नर जननांग, और ये मादा जननांग। तो नर जननांग मादा जननांग दोनों है इसमें, इसलिए पुष्प द्विलिंगी होगा। लेकिन जैसे कुछ गिलकी, तिरोई, लौकी इनकी बैल होती है, इन पे कद्दू, इन पे एक लिंगी पुष्प लगते हैं, जिनमें सिर्फ या तो नर जननांग होता है या मादा जननांग होता है। और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा एक गुड़हल का पुष्प बताया था, इसमें भी आप देखिए कि इसमें ये आगे यहाँ पे मादा जननांग लगे और ये यहाँ पे नर जननांग लगे, तो ये भी क्या है, द्विलिंगी हुआ। तो द्विलिंगी और एक लिंगी सबसे अच्छा बेस्ट इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये इसके नर जननांग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये बीच में इसके जो है ये मादा जननांग, ये मादा जननांग और ये नर जननांग दोनों यदि पुष्प में हो तो उसे कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। ऐसा ही जंतुओं में भी होता है एक लिंगी और द्विलिंगी। तो ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा बहुत सारे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे वो परपोषी, है ना। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तभी आप आगे जो है जीव विज्ञान के हमारे जो पूरे सजीव जगत के जो वर्गीकरण है उनके बारे में पढ़ सकेंगे। तो आप आज इसको समझें और आगे के लिए रेडी रहें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।